बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय थपरियाल जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे मंचासीन उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश महासचिव भाई मोहित डिमरी जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष कर्नल देवरानी जी, हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के जो महासचिव है आदरणीय राजेंद्र भट्ट जी, और हमारे भाई चित्रपाल सजवाण जी, और हमारे बड़े सम्मानित आदरणीय श्री निरंजन चौहान जी, और कैप्टन भरत सिंह रावत जी, और सम्मानित हमारे स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जो समाज सेवक हैं, और हमारी मातृशक्ति, युवा शक्ति और हमारे बड़े बुजुर्ग, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा और आप सबको प्रणाम करना चाहूँगा। आज शेलाकुई के इस औद्योगिक क्षेत्र में, इस टाउन हॉल में आप सबका स्वागत अभिनंदन करते हुए उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी और कैसे ये काम करेगा, कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। और इसके अलावा हमारे तमाम सोशल जो प्लेटफॉर्म है उस पर इन सब के बारे में तमाम प्रकार की जानकारियां हैं। आज जैसा कि हमारे कैप्टन भरत सिंह रावत जी ने कहा कि तमाम प्रकार के ऑपरेशन इन लोगों ने सेना में रहकर किए हैं, और ये भारतीय सेना में रहने के बावजूद जब वापस इस उत्तराखंड में आए, जब इस समाज को देखा, जब इस समाज की दुर्गति देखी, तो निश्चित तौर पर इन लोगों ने फैसला लिया कि ये सैनिक पहले सरहदों पर लड़ा, इस देश के लिए लड़ा, परंतु अब इस उत्तराखंड के लिए लड़ेगा और इस उत्तराखंड के लिए कुर्बान होगा। ये हमारे सैनिकों की कुछ लाइनें हैं जो उन्होंने हमसे आगे कही, और ये वास्तव में कैप्टन भरत सिंह रावत जी ने भी एक लाइन कही कि ये कोई छोटी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई ऑपरेशन स्वाभिमान की है, और ये ऑपरेशन स्वाभिमान इस समूचे उत्तराखंड के भीतर लड़ना पड़ेगा। उस लड़ाई में हमें युवा शक्ति की भी जरूरत है, उस लड़ाई में हमें मातृशक्ति की भी जरूरत है, हमें बड़े बुजुर्गों की जरूरत है, और हमारे जो आप जैसे पूर्व सैनिक हैं जिन्होंने सरहदों पर लड़ाई लड़ी है, और सच्चे समाज सेवक जो यहाँ पर है उनकी जरूरत है। तभी ये जो ऑपरेशन स्वाभिमान है ये सफल हो पाएगा, और तभी इस प्रदेश में चल रही माफियाग्रस्त जो राजनीति है उससे हम इस प्रदेश को बाहर निकाल पाएंगे। आज मुद्दे तमाम हैं, आज समस्याएं बहुत हैं। पहली समस्या ये है कि हमारी मातृशक्ति बड़ी संख्या में यहाँ पर आकर बैठी है, और हमेशा जिस लड़ाई में, जिस संघर्ष में मातृशक्ति का सहयोग और आशीर्वाद रहता है, वो सहयोग और समर्थन से वो संघर्ष और लड़ाई सफल होती है। ये हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है, और हमने तमाम समाज के बीच में बुद्धिजीवी लोगों से भी सुना है। परंतु ये वही मातृशक्ति है जो मातृशक्ति 1994 के समय इस प्रदेश के लिए लड़ी थी, केवल इस सपने के साथ कि हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, हमारा उत्तराखंड पलायन नहीं करेगा, पलायन रुक जाएगा। हमारी जो देवभूमि है, जिस प्रकार से इसकी भौगोलिक परिस्थिति है, जिस प्रकार से इसकी धार्मिक मान्यता है, उस प्रकार से आगे बढ़ेगा। परंतु आज सबसे बड़ी विडंबना यही है कि नौजवानों को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। जो नौजवान अपनी योग्यता और क्षमता के अनुसार रोजगार करना भी चाहे, उसके रोजगार पर बाहर से आए हुए व्यक्ति डाका डालकर, फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ के युवाओं का रोजगार खा रहे हैं। अभी हमारी दीदी जो छत्तीसगढ़ में बचपन से रहकर आई है, जिन्होंने कहा कि मैं 5 वर्ष की थी जब छत्तीसगढ़ में गई, और आज मुझे लगता है कि कई वर्षों बाद भी आज उन्हें वहां पर किस नजरिए से देखा जाता है कि ये बाहरी प्रदेश के व्यक्ति है या नागरिक है। पर हमारे इस उत्तराखंड में आज भी कोई अगर 1 साल पहले इस उत्तराखंड में प्रवेश करेगा, 1 साल बाद हमारा ये भ्रष्ट सिस्टम, जिस सिस्टम के अंदर तमाम करप्टेड अधिकारी है, जिस सिस्टम के अंदर तमाम करप्टेड नेता है, ये लोग उनको यहाँ पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी बना दे रहे हैं, उनके तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट बना दे रहे हैं, जिस आधार पर आपके और हमारे बच्चों के रोजगार को छीना जा रहा है, जिस आधार पर हमारी जमीनें छीनी जा रही है।
जिस आधार पर हमारी जो अपनी संस्कृति है, सभ्यता है, तमाम प्रकार की जो चीजें वो खोती जा रही है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि सेलाकुई एक सेंटर जगह थी। इस बैठक के लिए जो बैठक कुछ दिनों पूर्व हमने ऋषिकेश में एक बैठक की, जिसमें पूर्वी देहरादून के भाग को बांटा गया था कि जिसमें डोईवाला और ऋषिकेश विधानसभा की एक बैठक थी। पर आज ये बैठक पश्चिमी देहरादून की हो रही है, जिसमें सहसपुर विधानसभा, विकासनगर विधानसभा और चकराता विधानसभा। चकराता विधानसभा से हमारे काफी साथी आए हैं, युवा साथी भी आए हैं, बड़े बुजुर्ग भी आए हैं। इसमें हमारे श्री हुकम सिंह चौहान जी सियाणा हैं, जो पूरे गांव के सियाणा जिले कहते हैं। तमाम प्रकार से आपने कुछ नाम पहले सुने होंगे, कुछ युवा साथी भी आए हैं, विकासनगर से भी आए हैं। तो आज सबकी चिंता ये है कि क्या ये उत्तराखंड जिन सपनों को लेकर बना था, जिस अवधारणा को लेकर बना था, क्या वो पूरी हो रही है? आज ये सवाल हमारे सामने 25 वर्ष बाद भी खड़ा है। आज हमें समझना पड़ेगा कि जिस प्रदेश की धार्मिक महत्वता इतनी हो, जिस प्रदेश के अंदर 4 धाम स्थापित हो, उन 4 धामों के अलावा अलग अलग जगहों पर अपने देवी देवता, तमाम प्रकार की धार्मिक मान्यता हो, उस प्रदेश में आज नशे के नाम पर, शराब तो छोड़िए, शराब के अलावा कौन सा नशा इस उत्तराखंड में नहीं बिक रहा है? और उन माता पिता से पूछिए जिन माता पिता के बच्चे उस नशे की जिद में कहूं या उस नशे की जब्त में आ गए हैं, उनसे पूछिए कि क्या हाल इस प्रदेश का बना दिया है। ये प्रदेश जब बना उससे पहले यहां पर टिहरी डैम जैसे बड़े परियोजनाएं शुरू हुई, बल्कि वो उत्तराखंड बनने के बाद पूरी हुई। परंतु आज बड़ा दुख हुआ कि टिहरी डैम जैसे जो बड़ी परियोजनाएं हैं, उन परियोजनाओं से बनने वाली जो बिजली है, आपके बगल में, हमारे बगल में अभी 2-3 डैम और बनने वाले हैं। लखवाड़ डैम बनने वाला है, भयासी डैम बनने वाला है, ढकरानी है, ढालीपुर है, आसन वैराज है, तमाम प्रकार के डैम हैं। इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो पूरे एशिया को बिजली दे सकती है, ये उत्तराखंड की संपदा है, और उन संपदाओं पर हमारा अधिकार नहीं है। और अगर हमारा अधिकार होता तो निश्चित तौर पर आज हमें महीने महीने में हजारों रुपए बिल पानी के नहीं देने पड़ते। जो दिल्ली हमसे बिजली खरीदकर अपने लोगों को देता है, वो दिल्ली वहां बिजली फ्री दे रहा है, पर हम लोग जो बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, हम ही लोग हजारों रुपए बिल दे रहे हैं। ये वास्तविक लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। रोजगार की जो लड़ाई है वो हम लोगों को लड़नी पड़ेगी। आप यहां से आके औद्योगिक क्षेत्र में जाइए, आप उनके आंकड़े निकालकर देखिए कि कितने उत्तराखंड के लोग और कितने बाहर के लोग हैं, किन पदों पर उत्तराखंड के लोग और किन पदों पर उत्तराखंड के लोग नहीं है। आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। हमें उस स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिस प्रकार से जल जंगल जमीन हमारे लुटते जा रहे हैं, उस जल और जंगल जमीन को बचाने की जरूरत है। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने भू कानून लाया, परंतु देहरादून, उधम सिंह नगर और हरिद्वार को छोड़ दिया गया। वो उसके दायरे में नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वहां सबसे ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों और भ्रष्ट नेताओं ने अपनी जमीनें खरीदी है। इन लोगों ने नगर निकाय क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों को मिला दिया, इसलिए क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है कि जो इन निकाय क्षेत्रों में जमीनें होंगी उस पर कोई भी इस कानून का असर नहीं होगा, कोई भी जमीन खरीद सकता है, कोई भी बेच सकता है। इस प्रकार की चीजें इस पर चल रही है। कल एक कैबिनेट का फैसला आता है कि 10 करोड़ के जो काम है, 10 करोड़ तक के काम स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। पर स्थानीय लोगों की परिभाषा क्या है? बिहार से आकर शंभू पासवान ऋषिकेश में मेयर बन जाते हैं, इसका मतलब वो स्थानीय है। शंभू पासवान जैसे हजारों लोग इस उत्तराखंड में स्थानीय हैं, तो उन्हीं लोगों को यह फायदा पहुंचाने के लिए इस प्रकार की चीजें हो रही है। इससे पहले भी जियो थे, जिसमें 5 करोड़ के काम तक स्थानीय लोगों को देने की बात हुई थी। पर जब स्थानीय की परिभाषा ही बदल दी, 1 साल में आया हुआ यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति, उसको स्थायी निवास प्रमाण पत्र तुम दे दोगे, तो क्यों स्थानीय की परिभाषा नहीं बदलेगी? हमें आज तमाम प्रकार के समाज के बीच में इस प्रकार की जो लड़ाइयां हैं, उन्हें लड़ने की जरूरत है।
मैं आप लोगों की जो सहनशीलता है, सहन शक्ति है आप लोगों की, सुबह से आप सुन रहे हैं, उसको सलाम करता हूँ। वहाँ पर पंखा भी आ रहा है, यहाँ पर पंखा भी नहीं है, पर वो लोग फिर भी बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। ये बात हम सबको साबित करनी पड़ेगी, ये बात हम सबको साबित करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतनी छोटी लड़ाई इस उत्तराखंड में नहीं है। भ्रष्टाचार यहाँ के अनेक विभाग में, रग रग में बसा हुआ है, फैला हुआ है। उस भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए, उसके लिए रणनीति बनानी है, उसके लिए आप लोगों के सहयोग की जरूरत है। यहाँ पर किस प्रकार से खनन माफिया फल फूल रहे हैं, यहाँ पर किस प्रकार से शराब माफिया फल फूल रहे हैं, यहाँ पर कैसे परीक्षा माफिया फल फूल रहे थे। पर जब हमने बेरोजगार संघ में रहते हुए उसकी लड़ाई लड़ी, हमारी टीम ने लड़ाई लड़ी, तो निश्चित तौर पर हम लोगों के प्रयासों से, आप लोगों के बच्चों के प्रयासों से, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, 100 लोगों को जेल की यात्रा करवाई और 100 लोगों को जेल भिजवाया। परंतु आज हमें इस लड़ाई को और दोगुनी ताकत से लड़ने की जरूरत है, जिसमें मैं देख रहा था कि कई हमारी मातृशक्ति ऐसी है जो समाज के बीच में रहकर अच्छा काम कर रही है। उन्हें आगे आने की जरूरत है। नेता का बेटा क्यों नेता बनेगा, आईएएस का बेटा क्यों आईएएस बनेगा, डॉक्टर का बेटा क्यों डॉक्टर बनेगा। अगर उनके अंदर क्षमता है तो बने, परंतु नेता के बेटे के अंदर अगर क्षमता नहीं है तो वो क्यों नेता बनेगा, ये सवाल हमारे बीच में है। क्या हमारे बीच में रहकर जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो समाज के लिए लड़ रहे हैं, वो चाहे गरीब परिवार का हो, वो भी नेता बन सकता है, पर उसके लिए माहौल तैयार करना पड़ेगा, उसके लिए आगे आना पड़ेगा, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करना पड़ेगा। अभी हमारे आदरणीय थपलियाल जी ने कहा कि कल कोटद्वार में जो बहन अंकिता भंडारी के साथ जो जघन्य अपराध हुआ था, जो उनके साथ हैवानियत हुई थी, उसके बाद उनको मार दिया गया, कल उसका अंतिम फैसला आना है। कोर्ट अंतिम फैसले तक पहुंच गई है, परंतु आज हम लोगों को ये नहीं पता कि जिस वीआईपी को बचाने का वो काम कर रहे थे, जिस वीआईपी का नाम आ रहा था, वो वीआईपी है कौन, वो वीआईपी कौन है। आज किसी वीआईपी के नाम पर अंकिता बहन बेटी की जो है वो हत्या हुई, उनके साथ जघन्य अपराध हुआ। अगर ऐसी लड़ाई में साथ नहीं आओगे, ऐसी लड़ाई के लिए आवाज नहीं उठाओगे, तो कल किसी की, हमारी या आपकी बहन बेटी, कोई दूसरा वीआईपी आकर उसके साथ हैवानियत करेगा। यह सच्चाई है। और हम फिर भी कह रहे हैं कि यह पार्टी जिंदाबाद, वो पार्टी जिंदाबाद, जब सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वीआईपी था। भारतीय जनता पार्टी पूरी स्टेट से लेकर सेंट्रल तक उस वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या आपका हृदय, आप माताएं हैं, हमारे उत्तराखंड की जितनी माताएं हैं, उस बात को ध्यान से सुने, क्या उनका हृदय नहीं पिघल रहा है कि हमारे प्रदेश की किसी बेटी और किसी बहन को उस वीआईपी के कारण मौत का मुंह देखना पड़ा? क्या वो माता इस बात को नहीं समझ रही है? और जिन पार्टी का वो नारा लगाती है, उस पार्टी के नेता, उस पार्टी के लोग उस नेता को, वीआईपी को बचाने का काम कर रहे हैं। ये सारे प्रश्न आज भी जस के तस खड़े हैं। कल फैसले में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये तो ऊपर वाला जाने, परंतु वास्तव में अगर किसी वीआईपी के नाम पर हमारी अंकिता जैसी बहन बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, तो इसकी भी पूरी संभावना है ऐसे ही भविष्य में हमारी और आपकी कोई बहन बेटी होगी जिसे हर बार वीआईपी के भेंट चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए आज जागने की जरूरत है, इसलिए आज उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है, जो सपने इस उत्तराखंड के लिए हमारे आंदोलनकारियों ने देखे थे। उन 42 लोगों ने देखे थे जिन्होंने शहादतें दी, जिन्होंने सीने पर गोलियां खाई और शहीद होते गए। उनमें आप अगर नजर डालोगे, उन पे आंकड़ों पर नजर डालोगे, तो उसमें 17 साल से लेकर 60 साल 65 साल तक के लोग हैं जिन्होंने इस उत्तराखंड आंदोलन में गोलियां खाई
और शहीद हो गए। आज उनके सपनों को साकार करने की जरूरत है और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम भाजपा में मिल जाएं तो वहां से उनके सपनों को साकार नहीं कर सकते। हम अगर कांग्रेस में चले जाएं वहां से उनके सपनों को साकार नहीं कर सकते। परंतु हाँ, इस उत्तराखंड के स्वाभिमान की लड़ाई को, जो ऑपरेशन स्वाभिमान है, उस ऑपरेशन को यदि कर दिया, उस ऑपरेशन को यदि लड़ दिया तो निश्चित तौर पर उन शहीदों के सपने भी साकार होंगे, उन आंदोलनकारियों के सपने भी साकार होंगे, इन माताओं के सपने भी साकार होंगे जिन्होंने सपने देखे थे अपने बच्चों को रोजगार के लिए, जिन्होंने सपने देखे थे कि हमारे जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार होगा, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारी जो संपदाएं हैं, प्राकृतिक संपदाएं यहाँ हैं, उन पर हमारा अधिकार होगा। ये सपने तब साकार हो सकते हैं जब आपके बीच के लोग, हमारे बीच के लोग उस जगह पर बैठेंगे जहां पर ये नियमावलियां बनती है, जहां पर ये नीतियां बनती है, जहां पर ये फैसले लिए जाते हैं। इसलिए इस उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चे का संकल्प है, आप उत्तराखंड के मैप के भीतर देख रहे होंगे, संकल्प एक नए विकल्प का, संकल्प नए विकल्प का। हम लोगों को अपने आप को अलग दिखाना पड़ेगा, हम लोगों को सही को सही और गलत को गलत बोलना पड़ेगा। जिस दिन हम लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया तो निश्चित तौर पर समाज के भीतर बदलाव आएगा। कोई भी लड़ाई लड़ी जाती है, कोई भी बदलाव आता है, वो पहले दिन से बदलाव नहीं आता है, उसके लिए समय लगता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। मैं यही निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा कि आज जगह जगह जाकर हम इस प्रकार के कार्यक्रम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। ये हम बीज बो रहे हैं। किसान जब घर से निकलता है क्योंकि हम किसान परिवार से हैं, हमें पता है, बचपन में हमने गांव में रहकर 12वीं तक की जब पढ़ाई की तो हमें पता है कि संडे के दिन या छुट्टी के दिन हम भी खेतों में जाते थे। किसान एक मुट्ठी जिस खेत में बीज डालता है उस खेत से बोरे भर भर कर वो फसल लाता है। तो हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जगह जगह जाकर, खाली समय में पड़ोसी के घर जाकर, और जब रिश्तेदारी में जाए वहां जाकर, या मेहमानी में कहीं दूसरे गांव जाकर, जब भी हम 4 लोगों के साथ वार्ता करें तो उत्तराखंड स्वाभिमान की वार्ता करें, ऑपरेशन स्वाभिमान की वार्ता करें और इस उत्तराखंड की वार्ता करें कि ये उत्तराखंड जिस अवधारणा के साथ बना था इसके साथ कितना गलत हुआ है, इस प्रदेश के साथ, यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ की मातृशक्ति के साथ कितना गलत हुआ है। ये बातें जब घर घर तक पहुंचेगी, निश्चित तौर पर एक समय बाद बदलाव आएगा और उत्तराखंड के लिए सोचने वाले लोग, इस उत्तराखंड से प्यार करने वाले लोग जब उस जगह पर बैठेंगे जहां पर ये फैसले लिए जाते हैं, नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, तो निश्चित ही हमारे इस प्रदेश का भला होगा, यहाँ की जनता का भला होगा। आज का मुख्य उद्देश्य आप लोगों तक अपने विचार पहुंचाना था। उसके बाद अभी जब हमारा लंच होगा उसके बाद हम कुछ लोग बैठेंगे और इस पर विचार करेंगे कि जो पश्चिमी जिला जो हमने बनाया है, जिसमें 3 विधानसभाओं को रखा गया है, सहसपुर, विकासनगर और चक्राता, उन जिला कार्यकारिणियों में किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, कौन लोग इस पे अच्छी तरीके से पहल कर सकते हैं स्वाभिमान मोर्चा को आगे बढ़ाने की, और कौन जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। तो लंच के बाद उन सब लोगों के साथ बैठेंगे और उस पर विचार विमर्श करके उसको समापन करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद देता हूं और अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।